हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। मैंने ये चैनल 2022 के बिगिनिंग में स्टार्ट किया था। अराउंड 2 साल लग गए 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचने में। ग्रोथ थोड़ा-सा स्लो ज़रूर रहा, बट कोई कंप्लेंट्स नहीं है क्योंकि यूट्यूब को लेकर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस था भी नहीं। एंड इस जर्नी में काफ़ी कुछ सीखा आप लोगों से, काफ़ी कुछ सिखाया आप लोगों को। एंड तो श्रेय आप लोगों को जाता है कि मैं इस यूट्यूब जर्नी को कंटिन्यू कर पाया। एंड अभी भी मुझे कोई जल्दी नहीं है। चैनल को जब भी टेक ऑफ करना होगा, कर जाएगा। एंड यही है कि भई कुछ ना कुछ अच्छा आप लोगों की लाइफ में चेंज लाता रहूँगा, आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी को आसान करता रहूँगा। और स्पेशल थैंक यू टू मेंबर्स जिन्होंने मुझे इस जर्नी में सपोर्ट किया, क्योंकि मेंबर्स नहीं होते तो शायद मैं यूट्यूब कब का क्विट कर चुका होता, क्योंकि टाइम बहुत लग रहा था। और मेरा जो काम है वो पर्सनली यूट्यूब और स्टॉक मार्केट से टोटली डिफरेंट है। एंड जहाँ से अच्छी खासी मंथली इनकम आती है। इनफैक्ट अगर मैं ये बोलूँ कि आज तक यूट्यूब से मुझे जितना भी इनकम हुआ है अराउंड $4,000 के आसपास, उससे मेरी मंथली इनकम कहीं जाता है। तो उस हिसाब से ठीक है, बट यूट्यूब को लेकर मैं रिटायरमेंट को प्लान कर रहा हूँ कि भई यूट्यूब एंड स्टॉक मार्केट से अगर कुछ होगा तो रिटायरमेंट के लिए सोच लेंगे। एंड एज़ ऑफ नाउ जो मेरा पोर्टफोलियो है वो मैं ईज़िली मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर पाया हूँ, अच्छा खासा ग्रो कर पाया हूँ लास्ट 2-3 इयर्स में। एंड आगे भी यकीन है मार्केट्स को ईज़िली आउट परफॉर्म कर पाऊँगा। एंड जो लोग चैनल को फॉलो करते हैं, क्योंकि कई बार मैंने अपना पोर्टफोलियो भी डायरेक्टली वीडियो में शेयर किया है, वो अच्छे से जानते हैं कि अभी जो मेरा पोर्टफोलियो है उसकी साइज़ भी मोर देन 99% ऑफ इंडियंस से कहीं जाता है। तो एज़ ऑफ नाउ कोई कंप्लेंट्स नहीं है। हाँ, अब मैंने जैसे मेंबर्स को कहा था कि अब कुछ इन्वेस्टमेंट करूँगा कि एक बार 10,000 हिट हो जाएँगे, तो थोड़ा-सा बैकग्राउंड में इन्वेस्टमेंट करूँगा। जैसा आप बैकग्राउंड देख सकते हैं पीछे, एकदम प्लेन है, कुछ भी नहीं है। तो बैकग्राउंड में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, लाइटिंग में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। एंड मेबी आगे से प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है, जिससे मैं वीडियो एडिटिंग थोड़ा सीख सकूँ एंड या वीडियो एडिटिंग करवा सकूँ। एंड ओवरऑल वीडियो की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकूँ, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को मैंने ऐसा देखा है, सुना है कि जिनको पर्सनली कुछ नहीं आता, बट आज आज उनका चैनल लाखों मिलियंस सब्सक्राइबर तक पहुँच चुका है। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं जिनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। बट कुछ-कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ शो ऑफ के बेसिस पे यूट्यूब पर ग्रो किए जा रहे हैं। पर्सनली खुद अपना ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं, बट आप लोगों से सिखा-सिखा कर करोड़ों रुपए मैनिपुलेशन कर करके अर्न कर रहे हैं यूट्यूब से। एंड जो भी अपने कोर्सेज बेचकर। तो वैसा कुछ करना नहीं है, बट हाँ, कुछ अच्छा आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी में कंट्रीब्यूट करना है, ताकि आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स और जुड़ें। एंड बहुत कम यूट्यूबर्स ऐसे होंगे जो व्हाट्सएप पे अपना पर्सनल नंबर के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होंगे मेंबर्स से, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ छुपाने के लिए नहीं है। और बहुत कुछ मैं कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। मेंबर्स के रेगुलरली मैसेज आते रहते हैं कि आज उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट जर्नी है, जो भी प्रॉफिट है, वो मेरी वजह से है। काफ़ी मेंबर्स तो क्विट करने वाले थे अपने स्टॉक मार्केट को, बट मेरी वजह से टिके रहे हैं। आज वो बहुत खुश हैं कि उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी को लेकर अब उनको कोई टेंशन नहीं है। चलिए इसी बात पे अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड इस वीडियो में लास्ट वीक के मार्केट्स को डिस्कस करेंगे। आने वाली वीक में मार्केट्स कैसा रहेगा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली मेरी रडार में आया है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड इसको मैं शायद इस वीक में खरीदने भी वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर यूएस मार्केट्स को देखें तो फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई थी, डाउ जोन्स की फ्लैट थी, बट नेस्डैक अराउंड 1.2% या 1.25% जंप किया। उसकी वजह ये थी कि जो रीसेंट रिवीजन हुआ है दिसंबर के इन्फ्लेशन डेटा में यूएस में, उसमें वो थोड़ा-सा डाउनवर्ड गया है, जिसकी वजह से वापस ये एक्सपेक्टेशन बन गई है कि फेड अब थोड़ा शायद जल्दी रेट कट्स करेगा, बट ये सब ड्रामा चलते रहेगा। एज़ ऑफ नाउ मार्केट्स को देख के यही लग रहा है कि जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं या नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो ऑलरेडी अकाउंट हो चुके हैं। जैसे-जैसे न्यूज़ आती रहेगी मार्केट्स वैसा-वैसा मूवमेंट देता रहेगा। बट अगर फरवरी में देखेंगे तो जो अभी तक डी एफआईआईज़ का डेटा है, वो नेगेटिव जब हो रहा है तो बड़े अमाउंट से हो रहा है, एंड पॉजिटिव जब हो रहा है नेट में, तो उतना बड़ा अमाउंट पॉजिटिव नहीं हो रहा है। अभी तक अराउंड 7,500 करोड़ के ऊपर की सेलिंग कर चुके हैं एफआईआईज़, तो थोड़ा-सा कॉशियस फैक्टर हो जाता है। बट अगर आप देखेंगे तो जो यूएस मार्केट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, वो थोड़ी-सी वापस यू शे या डब्ल्यू शेप बना के, यानी डबल बॉटम बना के वो जंप करने की कोशिश कर रही है। एक समय 4% के नीचे पहुंच गई थी अराउंड 3.85% पे, जो अभी बढ़ के 4.18% हो चुकी है। एंड यहाँ से अगर और जंप देखने को मिलता है तो इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया के लिए थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाता है। बट यहाँ से क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा-सा लोअर रिवाइज़ हुआ है,
तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट रहता है या थोड़ी सी गिरावट आती है तो पॉजिटिव हो सकता है इंडियन मार्केट्स के लिए। एंड ऐसा ही डॉलर इंडेक्स को आप देखेंगे तो एक समय जो 100 के आसपास पहुंच गया था वो वापस जंप करके 104 पहुंच गया था, ये अगेन नेगेटिव हो गया था। इस वजह से इंडियन मार्केट्स भी थोड़ा प्रेशर में थे, बट जैसा मैं लास्ट फ्यू वीडियोस में कह चुका हूं कि मैं पर्सनली एक्सपेक्ट करता हूं निफ्टी 21,000 से 22,000 के बीच में, यानी 21,000 से 22,000 के बीच में कंसोलिडेट करेगा एंड कर रहा है, जो ओवरऑल मेरे लिए काफी पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि निफ्टी अगर 22,000 के ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रेडी नहीं होगा, बट उसके बावजूद अगर 22,000 को ब्रेक कर देता है तो अच्छा एक करेक्शन की गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो सब अकाउंट हो चुके हैं। अब आपने देख रहे हैं पीएसयू स्टॉक्स में भी कुछ गिरावट आ रही है, चाहे वो रेलवे स्टॉक्स जैसे क्यों ना हो। एंड उसके बाद अगर सबसे पहले प्राइवेट एंड पीएसयू बैंक्स की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक जो है उसमें अभी भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। इवन दो फ्राइडे को थोड़ा सा जंप लगाया, 1.38% ऊपर बंद हुआ, बट अगर आप देखेंगे जो 9 ईएमए की लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है उसके नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ब्लू एमए के ऊपर रह के ऊपर सस्टेन नहीं करता है 9 ईएमए और 15 ईएमए के ऊपर, तब थोड़ा सा वीकनेस रहेगी निफ्टी बैंक में। बट यही अगर निफ्टी पीएसयू बैंक को अगर देखते हैं तो वो अलग ही चाल चले जा रहा है। अच्छा खासा तेजी बनी हुई है, आप देखेंगे ऑलमोस्ट 9 ईएमए से भी काफी ऊपर चल रहा है पीएसयू बैंक। एंड इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर ये भी है कि कोविड के बाद क्या हुआ है, काफी लोग जो ट्रेडिशनली पहले फिजिकल बैंकिंग करते थे या बैंक्स में जाकर बैंकिंग करते थे वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं, जिसके कारण जो प्राइवेट बैंक्स को बहुत ज्यादा प्रीमियम मिल रहा था पीएसयू बैंक से कंपैरिजन में, वो अब नहीं मिल रहा है। पीएसयू बैंक्स ऑब्वियसली आरबीआई को भी बहुत कमेंट करना पड़ेगा कि उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है इनकी बैलेंस शीट क्लीन करने में। बट मेन जो मुझे फैक्टर लगता है वो यही कि प्राइवेट बैंक्स को बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं मिल रहा कंपेयर टू पीएसयू बैंक्स। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, लास्ट 1.5 ईयर्स में मुझे नहीं लगता कि मैं कभी बैंक गया हूँ। जितने भी काम है सब कुछ ऑनलाइन हो जाते हैं। अभी भी ऑब्वियसली बहुत लोग बैंक्स जाके काम करते हैं, जहाँ प्राइवेट बैंक्स की ऑब्वियसली एक एडवांटेज है। बट अदरवाइज जितने भी काम आजकल ऑनलाइन अगर हो जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत यूजर इंटरफेस में फर्क डेफिनेटली होता है, ऐप में फर्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक की ऐप जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया में। यही अगर पीएसयू बैंक का कंपैरिजन करें तो ऐप और वेबसाइट उतनी ज्यादा नहीं होगी, बट अगर जो भी बेसिक काम है वो अब जब ऑनलाइन हो जा रहा है तो प्राइवेट बैंक्स को उतना ज्यादा प्रीमियम नहीं देंगे। इसी वजह से पीएसयू बैंक्स में अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। एंड अगर आप इसका पी रेशियो देखेंगे स्पेशली लास्ट 5 ईयर्स का, तो पीएसयू बैंक्स में अच्छी खासी राइज देखने को मिली है। ये जो पिंक लाइन है निफ्टी पीएसयू बैंक का, आप देखेंगे लगातार ऊपर जा रहा है। फॉर एग्जांपल 2368 था अराउंड जून 17 2022 को, एंड ये बढ़ के ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स में 6-7,000 के आसपास पहुंच गया है। तो नियर अबाउट 3 टाइम्स हो गया है। बट वही अगर देखेंगे अपने, तो उस समय निफ्टी पीएसयू बैंक का प्राइस अर्निंग्स रेशियो था 6.72 के आसपास, जो अभी बढ़ के हुआ है अराउंड 9.48, यानी सिर्फ 50% का जंप देखने को मिला है पी रेशियो में। दैट मींस पीएसयू बैंक्स नेट प्रॉफिट्स इनके इंक्रीज हो रहे हैं, जो ग्रॉस और नेट एनपीएस थे वो कम हो रहे हैं, जिनके कारण पीएसयू बैंक्स अच्छा परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो कोई कंप्लेंट्स नहीं है। मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनली स्टडी किया है पीएसयू बैंक्स में अराउंड 30 लेवल के आसपास से, एंड कुछ मेंबर्स डेफिनेटली होल्ड करते हैं जिनके लिए ऑलरेडी डबल हो चुका है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर। एंड पर्सनली इस आने वाले वीक के लिए भी मुझे यही लगता है, जैसे जैसे न्यूज फ्लो आता रहेगा वैसे वैसे निफ्टी में मूवमेंट होता रहेगा। बट मुझे लगता है यहाँ से एक पॉजिटिव बायस हो सकता है। बट अगेन 22,000 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करना निफ्टी को पसीना आएगा वो करने में। एंड मैं नहीं चाहता एज ऑफ नाउ भी निफ्टी 22,000 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करे, क्योंकि रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। एंड उसके बाद कुछ स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केपी एनर्जी, जो ऑलरेडी मोर देन डबल हो चुका है मेरे और मेंबर्स के लिए। ये अराउंड 11:30 पे ट्रेड कर रहा है। मैं और मेंबर्स, काफी सारे मेंबर्स 480 से होल्ड कर रहे हैं। कल इसकी रिकॉर्ड डेट है बोनस की, तो जिसकी वजह से जो प्राइस है वो हाफ हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो जाएंगे। बट आपके हो सकता है डीमैट अकाउंट में अभी कुछ दिन लगे वो डबल शेयर्स रिफ्लेक्ट करने में, तो वो एक समय लॉस दिखा सकता है या लॉस दिखाएगा आपके डीमैट अकाउंट में केपी एनर्जी को लेकर। तो जस्ट इन केस आप लोग टेंशन में ना आए, वो क्योंकि एक्स बोनस डेट है तो वो प्राइस हाफ हो जाएगा, तो वो टेंशन की बात नहीं होगी। एंड चांसेस यही है कल भी शायद ये 5% का अपर सर्किट मारेगा। उसके बाद कुछ टेक्निकली स्टॉक्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल
जितने भी मेरे कोर स्टॉक्स हैं उनमें से एक लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा है जो मेरे लिए डबल या मोर देन डबल नहीं हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटा है, एक्शन कंस्ट्रक्शन है, अपार इंडस्ट्री तो 4 टाइम हो चुका है, पावरमेक प्रोजेक्ट्स है, एलिकॉन है, एचएएल है, एलएनटी है। ये जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं मोर देन डबल हो चुके हैं अभी तक। बट हाँ, लिखिता अंडर परफॉर्म कर रहा था, अभी भी मैं इसमें ठीक-ठाक प्रॉफिट में हूँ, बट जैसा मैंने एक्सपेक्टेशन थी वैसा परफॉर्म नहीं किया है। बट अब इसकी जो नेगेटिव ट्रेंड लाइन थी, जो अगेन लोअर हाइज बनाए जा रहा था, वो जो नेगेटिव ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है, जो अगेन थोड़ा-सा पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है। बट इसके जो रिजल्ट्स हैं वो 13 को यानी परसों ट्यूसडे को हैं, जो अगेन फोकस में रहेंगे एंड उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा लिखिता में क्या करना है। एंड थोड़ा सा बजट से भी सपोर्ट मिला है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि इंटरिम बजट में फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस की बात की थी, जिससे थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर को। उसके बाद आता है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये मैं अराउंड 450 या उससे कम से डिस्कस किए जा रहा हूँ मेंबर्स के साथ। एज ऑफ नाउ 868 प्राइस चल रहा है एंड इसमें आप देखेंगे तो यहाँ ये जो हाई बनाया था इसने, प्रीवियस हाई 940 या 950 के आसपास, वहीं इसने रेजिस्टेंस लेके ये वापस नीचे गिर गया। बट इसकी जो अपर ट्रेंड लाइन है हाईस की, बेसिकली हायर लोज जो बना रही है उसकी जो ट्रेंड लाइन है उसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो अगेन काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एंड इस ट्रेंड लाइन पे अगर ये सपोर्ट लेता है तो अगेन फोकस में रखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये स्टॉक। एंड इसके भी रिजल्ट्स 13th को हैं, तो अगेन अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं या एक्सपेक्टेशन के जैसे आते हैं तो स्टॉक को डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अभी भी काफी सारे टेलविंड्स हैं शिप बिल्डिंग में एंड काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसके वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है। उसके बाद है पावरमेक प्रोजेक्ट्स, ये मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ एंड मेरे पास अराउंड 355 शेयर्स हैं पावरमेक के, जो मैं 1800, 2200 एंड मोस्ट रिसेंटली 3650 पे मैंने पावरमेक प्रोजेक्ट्स लिया था। एंड यहाँ हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बना के मैंने वीडियो में बताया था कि यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, जो वहां से अट्रैक्टिव लग रहा था एंड वापस ये जो हाई बना था यहाँ पे 5000 के आसपास, उसने इसका ब्रेकआउट दे दिया था, बट वापस ये रीटेस्ट करने आया है। एंड इसके जो रिजल्ट्स हैं ये भी अगेन 13th को ही हैं। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो अगेन अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है एंड इसकी भी वैल्यूएशन अभी भी काफी अट्रैक्टिव है। उसके बाद एक और स्टॉक है अनोप इंजीनियरिंग, जो मैंने Q2 रिजल्ट्स के बाद ऐड किया था अराउंड 2250 के आसपास, मेंबर्स को तुरंत बताया था। एंड ये भी अगेन एक ट्रेंड लाइन से ऊपर जाए जा रहा है एंड एज ऑफ नाउ ट्रेंड लाइन से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है एंड ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगेन इसके रिजल्ट्स तो 12th यानी कल ही हैं, तो उसके बाद डेफिनेटली मैं कंसिडर करूंगा इसमें क्या करना है। जैसा स्क्रीनर में लिखा हुआ है कि अनूप इंजीनियरिंग इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, अगर क्वार्टर अच्छा रहता है एंड फ्यूचर में गाइडेंस अर्निंग्स कॉल के हिसाब से आगे गाइडेंस अच्छी रहती है तो मैं इसको पर्सनली और ऐड कर सकता हूं। एंड जैसा आप देख सकते हैं लास्ट वीक या लास्ट 1-2 वीक्स में जब मार्केट्स प्रेशर में था उसके बावजूद इसमें कोई खास करेक्शन नहीं आया है, तो ये अपनी स्ट्रेंथ दिखाई जा रहा है। उसके बाद फाइनली जो स्टॉक में डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, जो रिसेंटली मेरी रडार में आया है, आईटीडी सीमेंटेशन। अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, स्पेशली जो मरीन एंड मैरीटाइम सेक्टर है उसमें इस कंपनी का अच्छा खासा फोकस है। एंड सबसे पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के बारे में। जैसा आप देख सकते हैं मैरीटाइम स्ट्रक्चर्स में इस कंपनी का अच्छा खासा फोकस है। उसके बाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एयरपोर्ट्स हो, हाईवेज हो, ब्रिजेस हो, फ्लाईओवर्स हो, तो कहने का मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जैसे जैसे गवर्नमेंट अच्छा खासा फोकस करने वाली है इस कंपनी के लिए अगेन अच्छी खासी रेलेवेंस रहने वाली है सेक्टर में। ऑब्वियसली इलेक्शन ईयर है तो यहाँ पे एक बार थोड़ा ऑर्डर फ्लो में कमी आ जाएगी, बट एज ऑफ नाउ कंपनी की ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, अराउंड 20,000 करोड़ के आसपास है, जो काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। इसका मार्केट कैप देखेंगे तो अराउंड 6,000 करोड़ भी नहीं है, तो उस हिसाब से मोर देन 3 टाइम्स ऑर्डर बुक है, तो अगेन ये फोकस में रखना जरूरी हो जाएगा। एंड उसके बाद इसकी जैसे इन्वेस्ट जो शेयर होल्डर्स हैं वो एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ग्रुप ट्रस्ट है, तो दैट मींस अच्छे खासे शेयर होल्डर्स भी हैं इस कंपनी के पास, जो अगेन एक पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है। एंड अभी तक 9 मंथ ऑफ FY24 में इस कंपनी को 6,100 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं, जो अगेन काफी पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए।
एंड उसके बाद अगर टोटल ऑर्डर बुक देखेंगे तो काफी डाइवर्सिफाइड भी है एंड मोर देन 20,000 करोड़ की ऑर्डर बुक ऑलरेडी है कंपनी के पास। तो दैट मीन्स अगर इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा स्लो ग्रोथ आता भी है इसके ऑर्डर फ्लो में तो कोई टेंशन नहीं है। मैनेजमेंट का कहना है कि वो थोड़ा सा डिले हो जाता है, ये होता है कि इलेक्शन की वजह से फ्यू मंथ्स का डिले हो जाता है, बट अगेन जो करंट ऑर्डर बुक्स है वहीं से नियर टर्म में एग्जीक्यूट होंगे, जिसकी वजह से मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है वो अराउंड 25% के आसपास दी है गाइडेंस FY25 के लिए, जो अगेन काफी पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि 25% ग्रोथ रेट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है तो काफी पर्सनली अच्छी बात है। एंड दिसंबर क्वार्टर के अगर आप रिजल्ट्स देखते हैं तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रहे थे। ईयर ऑन ईयर देखें तो 1327 करोड़ से 2000 करोड़ के आसपास नेट सेल्स या रेवेन्यूज पहुंच गए थे। नेट प्रॉफिट 37 करोड़ से मोर देन डबल हो चुका था 79 करोड़ के आसपास। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है 1600 करोड़ से 2000 करोड़ के आसपास एंड 54 करोड़ से 79 करोड़ के आसपास। एंड प्राइस अर्निंग्स रेशियो अभी भी 26 का है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 18.8% है, जो अगेन काफी पॉजिटिव है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.35 है। पेग रेशियो 3.86 है। कुछ डिस्क्रिपेंसी हो जाती है स्क्रीनर में ये पेग रेशियो कैलकुलेट करने में, बट अगर आप ग्रोथ देखेंगे लास्ट फ्यू क्वार्टर्स का तो नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है 20, 37, 38, 52, 54, 79। तो अगेन डेफिनेटली जो पेग रेशियो है वो बिलो 1 होगा अगर रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स कंसिडर करते हैं। स्टेक होल्डिंग अगर देखें तो शेयर होल्डर जो प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग है या प्रोमोटर का जो स्टेक है वो कांस्टेंट रहा है 46.64 पे। FIS का स्टेक थोड़ा सा कम हुआ है लास्ट क्वार्टर में, बट अगेन नियर अबाउट 14% के आसपास है। कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, DIS के अगेन DIS ने अपना कंट्रीब्यूशन या स्टेक कम किया है, जो थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर हो जाता है। एंड पब्लिक का स्टेक थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, बट अदरवाइज कंपनी काफी ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग लग रही है। ऑर्डर बुक काफी ज्यादा हाई है एंड कंपनी ने जो गाइडेंस दी है या मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है 25% ग्रोथ की FY25 मिले तो FY25 के लिए तो अगेन काफी अट्रैक्टिव हो जाता है, स्पेशली कंसिडरिंग कि सेक्टर में अच्छी खासी टेलविंड्स भी हैं। एंड उसके बाद अगर टेक्निकल्स देखते हैं और इसके रिजल्ट्स परसों यानी परसों नहीं 8th को यानी थर्सडे को आए थे, तो अगेन क्योंकि रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अभी रिसेंट में ही आए हैं, तो जो रिजल्ट्स मोर देन एक्सपेक्टेशंस आए हैं, उसका पॉजिटिव मोमेंटम अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। आप देखेंगे थर्सडे को इनफैक्ट इसने एक हाई बनाया था, न्यू हाई, बट उसके अगेंस्ट में ये वापस नीचे जाके क्लोजिंग हुई क्योंकि मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आ गया था। एंड ओवरऑल जो पैटर्न है वो असेंडिंग ट्रायंगल की है, जो अगेन एक काफी बुलिश पैटर्न हो जाती है। एंड इस रेंज में अगर ये ट्रेड करता है तो डेफिनेटली आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इस रेंज में कहीं भी आपको अगर स्टॉक मिले तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर किया जा सकता है। एंड यहाँ से ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, अगर इसके ऊपर जस्ट इन केस ब्रेकआउट देता है तो और ज्यादा स्पीड से स्टॉक ग्रो हो सकता है। मैं इसको पर्सनली भी कंसिडर कर रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। एंड जस्ट इन केस अगर ऐड करता हूँ तो मेंबर्स को तो तुरंत मैं व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर देता हूँ कितनी क्वांटिटी ली, किस प्राइस पे दी। बट अगेन ये कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद डिसाइड अल्टीमेटली आप लोगों को करना है कि आपको ये स्टॉक लेना है या नहीं लेना है अपनी स्टडी के बेसिस पे। चलिए इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।